तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेशोज को। सबसे पहले तो रेशो का मतलब क्या है। जैसे चीजें बांटी जाती हैं परसेंटेज में, वैसे ही चीजें बांटी जाती हैं रेशो में। ठीक है, तो सपोज A/B है 2/3। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन, राइट, कंपेयर करना। जैसा कि मैंने बोला, जैसे चीजें परसेंटेज में बांटी जाती हैं वैसे ही चीजें रेशो में बांटी जाती हैं। सपोज A/B है 2/3। इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल चीज है उसके 5 हिस्से बनेंगे। A 2 रखेगा, B 3 रखेगा, राइट। अगर ABC है 2/3/4 में, इसका मतलब ये है कि ABC में कोई चीज बांटी गई थी जिसके टोटल 2, 3, 5 और 4 9 हिस्से बनेंगे। A 2 रखेगा, B 3 रखेगा, C 4 रखेगा। ठीक है, तो ये होता है कंपैरिजन बेसिकली। जैसे परसेंटेज नहीं होती है 30%, ये 40%, ये 20%, ये 10%, वैसे ही रेशोज होती है, राइट। तो जैसे चीजें परसेंटेज में बांटी जाती है वैसे ही चीजें रेशो में बांटी जाती हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा जो मैंने पहले बताई भी हैं आपको, कि मान लो 2 लोगों की रेशो दी हुई है 4/5। तो हम क्या सपोज कर लेते थे, A = 4x, B = 5x, अगर आपको याद हो तो, राइट। मैंने LCMHF में ये पॉइंट बताया था। ये जो x होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये होते हैं को प्राइम फैक्टर्स, राइट। x रेशो में जो हम वेरिएबल सपोज करते हैं उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और रेशो हमेशा लोएस्ट टर्म्स होती हैं, और लोएस्ट टर्म्स तभी आती हैं जब बड़े से बड़े नंबर पे काटा जाता है। दैट बड़े से बड़ा नंबर इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज अगर हमें काट कर रेशो दी हुई है तो हम क्विकली मान लेते हैं एक नंबर 4x है, दूसरा 5x है, वेयर x इज दैट नंबर जिसपे वो कटे थे, दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसपे वो कटे थे। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा। मान लो A/B है 2/3, राइट। तो अगर मैं बोलूं इसको P/Q फॉर्म में लिखो तो आप ऐसे लिख लेते हो, है ना। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कभी ना हो तो आप ऐसे लिखते हो P/Q फॉर्म में। ये है A और B की P/Q फॉर्म, कि A को B से डिवाइड किया तो 2/3 आया। लेकिन अगर सिर्फ इतने से अकेले A को डिफाइन करना हो तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वही लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि 5 में से A के पास 2 हिस्से हैं, और B को डिफाइन करना हो तो 5 में से B के पास 3 हिस्से। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5-5 कट जाएगा, तो A/B कितना आ जाएगा, 2/3। इसलिए आप रेशो को P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हो। कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होती है तो उनके लिए मैंने ये लिखा था कि अगर A/B लिखते हो तो 2/3 होगा, लेकिन अगर अकेले A को डिफाइन करते हो तो 5 में से 2 होगा, अकेले B को डिफाइन करते हो तो 5 में से 3 होगा। 5 कैसे पता लगा, टोटल कितना है उसमें से A का कितना है, बेसिकली क्लियर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। रेशो होती क्या है, रेशो का मतलब क्या है। रेशो का मतलब होता है कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रेशो में जो हम कॉमन फैक्टर, जो हम वेरिएबल सपोज करते हैं उस वेरिएबल को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैंने आपको बताया था LCMHF के चैप्टर में। तीसरा, रेशो को हम P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करूंगा बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से, सुनिएगा ध्यान से। हमें ना एक देसी तरीके से पढ़े ना तो बहुत से क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती, राइट। अंडरस्टैंडिंग से पढ़े अगर हम, ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़े, कहने का मतलब था, राइट। जैसे मान लो A/B है 2/7, ठीक है। A/B है 2/7, मान लीजिए A/B है 2/7। इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल चीज है उसके 9 हिस्से बनेंगे। A के पास 2 होंगे, B के पास 7 होंगे, ठीक है। मान लो B का गिवन है मुझे 28 रुपया, तो A का कितना होगा, ये पेपर में नहीं आएगा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, राइट। हमें ये देखना हमें एक्चुअल क्या गिवन है। हमें एक्चुअल गिवन है B। जो चीज हमें एक्चुअल गिवन है वो रेशो में कितनी है, रेशो में 7, एक्चुअल कितने 28। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 बन जाए, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 28 बन जाए, 4। इस 4 को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रेशियो की लैंग्वेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोलते हैं।
एक सिंपल लैंग्वेज में एक हिस्से की वैल्यू की 7 हिस्से 28 हैं, तो एक हिस्सा कितना होगा 4। और रेशो की प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा क्या होता है, सेम होता है, तो ए कितना आ जाएगा आपके पास 8। एक सिंपल लैंग्वेज में 7 हिस्से 28 थे, तो एक हिस्सा कितना होगा 4। ए पूछा है ए के पास कितने हिस्से हैं 2, एक हिस्से की वैल्यू सभी के लिए सेम होती है, अगर वो रेशो में हो तो 2 हिस्से कितने हो जाएंगे 8। दोबारा देख लीजिए, मान लीजिए ए रेशो बी रेशो सी है 3:5:9 और बी गिवन है हमें 30, ए पूछा है और सी पूछा है। मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, हमें एक्चुअल क्या गिवन है, ए बी या सी, हमें एक्चुअल गिवन है बी, राइट। जो चीज एक्चुअल गिवन है वो रेशो में देखिए, रेशो में बी कितना है 5, तो 5 हिस्से 30 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 30 बन जाए। एक्चुअल बी गिवन था तो बी था 30, यहां पे कितने हिस्से हैं 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, दैट इज 6 है ना। तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल लो, राइट। तो 5 हिस्से 6 हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 54 और ये आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा फ्लो बना रहा हूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बस, राइट। एक सिंपल लैंग्वेज में पेन थोड़ी उठाना होता है, 5 हिस्से 30 है, तो एक हिस्सा 6 होगा, तो 3 हिस्से 18 हो जाएंगे, तो 9 हिस्से 54 हो जाएंगे। क्लियर, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जिनके थ्रू हम थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि मेल और फीमेल वर्कर्स का रेशो दिया हुआ है आपको 9:7, ठीक है। मेल और फीमेल वर्कर्स का रेशियो दिया हुआ है 9:7, मींस उस फैक्ट्री में जो भी टोटल एम्प्लॉइज हैं उनके 16 हिस्से, मेल्स के होंगे 9 हिस्से और फीमेल्स के होंगे 7 हिस्से, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मेल वर्कर्स, कितने दिए हुए हैं 63। तो अगर मेल वर्कर 63 हैं, एक्चुअल क्या गिवन है मेल्स, तो जो चीज एक्चुअल गिवन है वो रेशो में देखनी है। तो रेशो में मेल्स कितने हैं 9 हिस्से, एक्चुअल कितने हैं 63, तो 9 हिस्से 63 है, राइट। 9 हिस्से 63 है, किससे मल्टीप्लाई करूं 7, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, राइट। तो कॉमन फैक्टर सेम होता है, तो ये कितना आ जाएगा 49। क्लियर है। तो बेसिक है बिल्कुल, पेपर में शायद ऐसे क्वेश्चंस ना आए, बट ये किसी क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट हो सकता है इन फ्यूचर। तो अगर मेल और फीमेल का रेशियो गिवन था और एक्चुअल क्या गिवन था आपने देखना है मेल, तो मेल रेशियो में कितने हैं 63, तो 9 हिस्से 63 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं 9 को 63 बन जाए, दैट इज 7। इस 7 को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक हिस्से की वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो। और रेशियो की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 49। एक सिंपल लैंग्वेज में 9 हिस्से 63 थे, तो एक हिस्सा हुआ 7, तो 7 हिस्से कितने होंगे 49। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, तो करिश्मा और सोनाली का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। करिश्मा और सोनाली का रेशियो दिया हुआ है 7:4, ठीक है। एंड अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग करिश्मा एंड सोनाली इन द रेशियो 7:4। कुछ पैसे बांटे गए हैं सोनाली में और करिश्मा में 7:4 में। शेयर किसका दिया हुआ आपको, करिश्मा का कितना दिया हुआ है 3500, ठीक है। शेयर किसका दिया हुआ आपको, करिश्मा का कितना दिया हुआ है 3500। पूछा किसका है, सोनाली का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्ट पार्ट है कि एक बार हमें थोड़ा इसको स्ट्रांग करना है, क्योंकि आगे काम आएगा, हमें इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो हमें एक्चुअल क्या गिवन है करिश्मा का, राइट 3500। जो चीज हमें एक्चुअल गिवन है वही हमें रेशियो में देखनी है। रेशियो में कितना है 7 हिस्से, तो 7 हिस्से अगर 3500 हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 500 से, किससे मल्टीप्लाई करूं 500 से, राइट। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 500, राइट। 7 को किससे मल्टीप्लाई करो 3500 बन जाए 500। तो रेशियो की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होता है, तो सोनाली का कितना आ जाएगा 2000। सोनाली का कितना आ जाएगा 2000। तो एक सिंपल लैंग्वेज में जो चीज एक्चुअल गिवन है वो रेशियो में देखनी है, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 7 हिस्से 3500 थे, एक्चुअल क्या गिवन था करिश्मा का, करिश्मा के हिस्से कितने थे 7 हिस्से 3500 थे, तो एक हिस्सा होगा 5, एक हिस्सा होगा 500, तो 4 हिस्से कितने होंगे 2000, राइट। तो जो भी चीज एक्चुअल गिवन है वही रेशियो में आपने देखनी है। बच्चे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, बेसिक के बेस पे है, राइट। लेकिन ये पेपर में कभी ना कभी आ सकता है, ये पेपर में कभी ना कभी आ सकता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक ट्राई दीजिएगा। द हाइट ऑफ अ बॉय is 1.4 meter long
एंड हिज शेडो इज 1.2 मीटर लॉन्ग। बॉय की हाइट 1.4 है और शेडो है 1.2। एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस अ बिल्डिंग कास्ट अ शेडो 48 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा रेशो को डिफाइन करता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिया। एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता आपका दिमाग चल जाए और आप आंसर दे दो, अदरवाइज मैं बताता हूं। ठीक है, एक छोटा सा ट्राई दीजिए। तो बॉय की हाइट दी हुई है 1.4, शेडो दी है 1.2। सुनिएगा ध्यान से। तो बॉय की हाइट है 1.4 और शेडो है 1.2। एक पॉइंट मैंने परसेंटेज में समझाया नहीं था, सिर्फ बताया था कि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। वो आप कभी भी ले सकते हो, किसी का भी किसी के साथ, मतलब कंपेयर आप किसी को भी किसी के साथ कर सकते हो। तो अब हमें बॉय की हाइट दी हुई है, बॉय की शेडो दी हुई है, मैंने इनका रेशियो ले लिया। जब मैंने इनका रेशियो लिया तो ये आया 7:6। रेशियो हमेशा लोएस्ट ही लेना चाहिए, रेशियो हमेशा लोएस्ट ही लेना चाहिए। बॉय की हाइट गिवन थी 1.4, बॉय की शेडो गिवन थी 1.2, तो मैंने 1.4 डिवाइड बाय 1.2 कर दिया, यानी हाइट और शेडो की रेशियो ले ली। तो जब मैंने ऐसा किया तो हाइट और शेडो की रेशियो आई मेरे पास 7:6, बॉय के हाइट और बॉय के शेडो की। अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में क्यों लिया, ये रियल लाइफ में भी होता है। मान लो आज मैं अभी खड़ा हो जाऊं धूप में, राइट, मान लो दोपहर को मैं खड़ा हो जाऊं धूप में, तो मेरी जो भी हाइट है और मेरी जो भी शेडो है, अगर मेरी हाइट और शेडो का रेशो 7:6 बन जाता है, ये कुछ भी बन जाता है, तो और उसी टाइम पर और उसी प्लेस पर ये मार्कर का, राइट, ये मार्कर का भी हाइट और शेडो का रेशो वही बनेगा। हालांकि इसकी हाइट अलग है, इसकी शेडो अलग है, पर रेशो सेम होगा। इस बोतल का भी हाइट और शेडो का रेशो भी वही बनेगा। तो राइट, ये चीज एक्चुअल में होते है, कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस पे मेरी हाइट और शेडो का जो भी रेशो बन रहा है, उसी टाइम पर और उसी प्लेस पर सारी चीजों का हाइट और शेडो का रेशो, जो भी उनकी हाइट होगी पर्टिकुलर और जो भी शेडो बन रही होगी, उनका रेशो वही बनेगा, उनका रेशो वही बनेगा। तो बॉय की हाइट गिवन थी, बॉय की शेडो गिवन थी, मैंने दोनों को कंपेयर किया यानी रेशो लिया। कंपैरिजन आप कभी भी किसी का कर सकते हो, अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं। तो हाइट और शेडो का रेशियो कितना आया 7:6। ये बॉय की हाइट और शेडो का रेशियो है, तो इसी टाइम पर और इसी प्लेस पर एक बिल्डिंग की हाइट और शेडो का रेशियो भी सेम होगा, एक कार की हाइट और शेडो का रेशियो भी सेम होगा, तो एक बिल्डिंग की हाइट और शेडो का भी रेशियो यही होगा। अब हमें बिल्डिंग का क्या गिवन है, बिल्डिंग की हमें शेडो गिवन है, हमें बिल्डिंग का क्या गिवन है, बिल्डिंग की हमें शेडो गिवन है, कितनी 48, और बिल्डिंग का क्या पूछा है, हाइट। तो जैसा कि आपको सिखाया अभी तक मैंने, एक्चुअल क्या गिवन है, एक्चुअल क्या गिवन है, शेडो, राइट, एक्चुअल क्या गिवन है, शेडो 48। तो शेडो यहाँ पे कितने से 6, तो 6 से 48 है, किससे मल्टीप्लाई करूं 8, किससे मल्टीप्लाई करूं 8, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 56, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 56। तो 6 से 48 है, तो एक हिस्सा कितना होगा 8, तो 7 इससे कितने आ जाएंगे 56। क्लियर है सभी को। तो बॉय की हाइट गिवन थी, बॉय की शेडो गिवन थी, तो हाइट और शेडो की रेशियो ले लो। बॉय की हाइट और शेडो की जो भी रेशियो होगी एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस, सभी चीजों की हाइट और शेडो की रेशियो वही होती है, तो बिल्डिंग की हाइट और शेडो की रेशियो भी सेम ही होगी। अब बिल्डिंग का क्या गिवन था, शेडो, राइट, बिल्डिंग का क्या गिवन था, शेडो, राइट, तो 6 से 48 है, शेडो के हिस्से यहाँ कितने थे 6, तो 6 पार्ट्स आर 42, 48 किससे मल्टीप्लाई करो 8, तो 1 पार्ट की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 56। ये आज का रेशियो की स्टार्टिंग के बाद पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पेपर में आ सकता है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, रेशियो को एक्चुअल लाइफ में भी समझाता है कि कैसे रेशियो को यूज किया जाता है, राइट। एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रख रहा हूं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, राइट। मैं कहता हूं पेन उठाने की जरूरत नहीं, अगर आप दिमाग लगा लो तो। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, यू हैव 60 सेकेंड्स, क्योंकि इससे बड़ा टाइम का ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे के लिए नहीं है।
चलिए समझाते हैं। बोनस क्वेश्चन, मनीष और पूर्णिमा की प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ है 4:5 प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपका बेस बन जाएगा तो हम लेवल भी उठाएंगे धीरे धीरे। प्रेजेंट, ये रेशियो कौन सा है? प्रेजेंट। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। 7 साल बाद मनीष विल बी ऑफ 31 ईयर्स। 7 साल बाद मनीष 31 साल का होगा, तो आज कितना होगा सोचो। 7 साल बाद मनीष 31 साल का होगा, तो आज कितना होगा? आज होगा मनीष 24 साल का। तो मनीष की प्रेजेंट एज आ जाएगी 24 साल। तो मेरे पास रेशियो कौन सी गिवन थी? प्रेजेंट रेशियोज गिवन थी मनीष और पूर्णिमा की। तो मनीष अगर 7 साल बाद 31 का होगा तो डेफिनेटली आज 24 होगा ना, राइट। तो 4 हिस्से 24 हुए, किससे मल्टीप्लाई करो? 6। तो 1 पार्ट की वैल्यू 6 आ जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होता है, तो पूर्णिमा की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 30 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। 7 साल बाद मनीष 31 का होगा तो आज 24 होगा। प्रेजेंट रेशियो के हिसाब से आज मनीष 24 है, तो 4 हिस्से 24 है, तो 5 हिस्से 30 होंगे, क्योंकि एक हिस्सा 6 आ जाएगा। लेकिन पूर्णिमा की प्रेजेंट एज नहीं पूछी, पूर्णिमा की एज पूछी है 4 साल पुरानी। तो प्रेजेंटली पूर्णिमा 30 है, तो 4 साल पुरानी पूर्णिमा कितने होगी? पूर्णिमा की 4 साल पुरानी एज कितनी होगी? दैट इज 26। दैट इज 26। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो स्टेटमेंट ना कभी भी बच्चे क्या करते हैं, भागते भागते ना 30 टिक कर जाते हैं। स्टेटमेंट को हमेशा पढ़ना, आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बेसिस पे थे और एक ही चीज समझा रहे थे, जो भी चीज एक्चुअल गिवन है वो रेशियो में देखो, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। जो भी चीज एक्चुअल गिवन है उसको रेशियो में देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होता है तो दूसरा भी आ जाएगा। ये चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे थे एक्चुअली, राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अभी तक मैंने आपको बोला एक्चुअल ए गिवन है तो रेशियो में ए देख लो, एक्चुअल बी गिवन है तो रेशियो में बी देख लो, राइट। अगर दोनों ही ना गिवन हो, जैसे ए रेशियो बी है 2:3, सुनना ध्यान से, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। दोनों का सम दिया हुआ है, मान लो 40 रुपए। हालांकि इसको रिप्रेजेंट करके भी कर सकता हूं, पर जैसे मैंने आपको समझाया वैसे कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। अब एक्चुअल क्या गिवन है? ए या बी? ना ए गिवन है ना बी गिवन है। अब एक्चुअल गिवन है ए प्लस बी, ठीक है। तो जो चीज एक्चुअल गिवन है वो रेशियो में देखो। रेशियो में ए प्लस बी कितना है? रेशियो में ए प्लस बी कितना है? 5 हिस्से। टोटल ए प्लस बी कितना है? 40 हिस्से। तो 5 हिस्से 40 है, किससे मल्टीप्लाई करो? 8। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो ए कितना आ जाएगा? 16 और बी कितना आ जाएगा? 24। एक सिंपल लैंग्वेज में 5 हिस्से 40 है तो एक हिस्सा 8 होगा, तो ए के पास 2 हिस्से हैं तो 16 होगा, और बी के पास 3 हिस्से हैं तो 24 होगा। दोबारा देखिए, राइट, दोबारा देखिए। ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है 2:3:4। तो ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, मान लीजिए 54। ए बताइए, बी बताइए, सी बताइए। एक्चुअल क्या गिवन है? एक्चुअल गिवन है ए प्लस बी प्लस सी। तो रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? 9 हिस्से। जो चीज एक्चुअल गिवन है उसको रेशियो में देखो, कितने हिस्से हुए? 2 3 5 और 4 9। 9 हिस्से किसके बराबर हुए? 54 के। तो किससे मल्टीप्लाई करो? 6। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो ए कितना आ जाएगा? 12, बी कितना आ जाएगा? 18 और सी कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है सभी को? क्लियर है, राइट। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो टोटल हिस्से कितने हैं? 9। टोटल वैल्यू कितने? 54। 9 हिस्से 54 है तो 1 हिस्सा 6, तो ये 2 हिस्से 12, 3 हिस्से 18 और 4 हिस्से 24। रेशियो की प्रॉपर्टी होती है कॉमन फैक्टर सेम होता है। लेकिन पेपर में ये ए प्लस बी प्लस सी लिख के नहीं रहेगा, आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ये सम किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा लिखा हो द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 54। हो सकता है ऐसा लिखा हो 54 इज डिवाइडेड अमंग दीज 3 इन द रेशियो 2:3:4। तो बात का मतलब तो सम ही है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं सम के बेस पे, लेकिन दिमाग आपको साथ साथ लगाना है। पर पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर दीजिए। आज अभी थोड़ी सी सम वाले की प्रैक्टिस करेंगे,
थोड़ी बेसिक की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे लेवल को भी बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे बस, ठीक है। आंसर प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। The average of a man and his two twin sons born on the same day is 30 years. तो आप सोचोगे सर बात तो सम की कर रहे थे, दे दी उन्होंने एवरेज, अब पिछले चैप्टर को भी तो लिंक करना है, थोड़ा बहुत देखना है कि हमने कितना एक पढ़ा है पीछे। देखो मैन और उसके दो ट्विन सन्स, कितने लोग हुए? 3। मैंने एवरेज में सिखाया था 3 लोगों की अगर एवरेज 30 है तो 3 लोगों का सम होगा 90। इतना को तो आपको सोचना है, इतना तो आपको सोचना है। अगर 3 लोगों की एवरेज 30 है, मैन एंड हिज 2 ट्विन सन्स, राइट, दो उसके ट्विन्स हैं, राइट, बेसिकली ट्विन्स हैं तो वैसे ही 2 हैं, तो 3 लोग हुए, 3 लोगों की एवरेज कितनी हुई? 30, तो सम कितना होगा? 90। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, रेशियो किसकी दी हुई है? फादर की उसके एक सन के साथ दी हुई है 5:2। बच्चों कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर दोनों सन्स ट्विन्स है, राइट, उनकी रेशियो 5:2 बन रही है, तो डेफिनेटली तीसरे के साथ भी वही बनेगी ना, राइट। मान लो मैं 50, मैं मान लो हूं 40, ठीक है, मैं मान लो मेरी एज है 40 साल, मान लो सपोज मेरे सन की एज है मान लो 10 साल, हमारी रेशियो क्या आई? 4:1। अब एक और सन है मेरा, वो भी ट्विंस थे दोनों, ये दोनों ट्विंस थे, तो वो भी 10 हुआ ना, तो 4:1 हुआ ना, 40-10-10 है ना। तो अगर फादर और वन ऑफ हिज सन्स इज 5:2, तो डेफिनेटली अदर वन इज ऑल्सो 2:. तो बन गया पुराना क्वेश्चन, पर इस बार बनाना पड़ा। एक्चुअल क्या दिया हुआ है? तीनों का सम। तीनों का सम यहाँ पे कितना है? 9 हिस्से। तीनों का सम यहाँ पे कितना है? 9 हिस्से। तो 9 हिस्से 90 हुए, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हुई? 10। तो फादर की कितनी आ जाएगी? 50, सन की 20, सन की 20। चिंता मत करिएगा, सम वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, पर पहले बेसिक अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ था फादर और 2 ट्विन सन्स, तो बेसिकली 3 लोग हुए, 3 लोगों का एवरेज दिया हुआ है 30, तो सम कितना हो जाएगा? 90। अब फादर और एक सन के साथ रेशियो दिया है 5:2, डेफिनेटली दूसरे के साथ वही होगा। तो टोटल कितने हिस्से हुए? टोटल हिस्से हुए 9। एक्चुअल टोटल कितना है? 90। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 10। 1 पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 आ जाए 10, 90 आ जाए 10, 50, 20, 20। क्लियर है? थोड़ा प्रैक्टिस करिए सम वाले क्वेश्चंस की, जल्दी 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 भाग भाग के आंसर दीजिए, पेन मत उठाइए अगर बेस अच्छा है तो कैलकुलेशंस में। दो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का आपको सम दिया हुआ है 135। जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, जब तक मैं कर रहा होता हूं खुद ट्राई कर लिया करो, मैं तो टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी करने लग जाता हूं, ठीक है। 2 नंबर्स का सम है 135। तो क्वेश्चन इजी है तो इनमें थोड़ा टाइम सेव करना ही चाहिए हमें। 8:7, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है। एक्चुअल क्या दिया हुआ है? एक्चुअल दिया हुआ है दोनों का सम। दोनों का सम यहाँ पे कितना है? 15। मुझे एक पॉइंट बताना था एक्चुअली, यहाँ पे 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 135 बन जाए। अगर आपको टेबल्स नहीं आते, मान के चलते हैं कल को वैल्यू और बड़ी होगी, 135 की जगह पे मान लो हो गया 465, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी कैसे पता लगेगा? इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बोलता हूं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 20 बन जाए, तो आप फटाफट बोलते हो ना 4 कैसे आता है? 20 को 5 से डिवाइड करके। तो 1 पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी 9, तो ये कितना आ जाएगा 72 और ये कितना आ जाएगा 63। क्लियर? सम के बेस पे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बट ये थोड़ा इजी था, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में 15 इससे 135 है, तो एक हिस्सा 9 होगा, तो ये 72 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। कहां गया? ये रहा।
आंसर प्लीज, स्टेटमेंट को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। एक अमाउंट बांटा गया है, जल्दी जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। An amount of rupees 3000 is divided among Nikita and Neha in the ratio 2:3। ठीक है, तो निकिता और नेहा में कुछ पैसे बटे हैं, तो पैसे बटे तो 3000 दोनों का सम हुआ ना। निकिता और नेहा में कितने रुपए बटे? 3000। तो निकिता और नेहा की रेशो क्या है? 2:3। तो एक सिंपल लैंग्वेज में 5 हिस्से हुए, तो 5 हिस्से 3000 हुए, तो एक हिस्सा कितना होगा? 600। एक हिस्सा 600 का निकिता का पूछा है, तो निकिता का कितना होगा? 1200। सिंपल। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये क्वेश्चंस मैंने रखे। क्लियर है? एक और सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी, थोड़ा सा टेबल्स का यूज है, जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली। एक ब्रास का पीस है, जिंक और कॉपर का बना हुआ है, जिसमें जिंक के 14 हिस्से और कॉपर के 9 हिस्से हैं। जिंक के 14 हिस्से हैं और कॉपर के 9 हिस्से हैं। कहता जिंक कितना ऑब्टेन होगा अगर ब्रास का पीस 115 केजी का हो। अब ब्रास का पीस 115 केजी का, तो वो जिंक और कॉपर का बना हुआ है। तो बेसिकली ब्रास के पीस दिया हुआ है, मतलब जिंक और कॉपर का सम दिया हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीस इज 14:9। एक ब्रास का पीस है, उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो है 14:9, मतलब जिंक के 14 हिस्से, कॉपर के 9 हिस्से हैं उस ब्रास के पीस में, राइट। तो कहता है 115 केजी का अगर ब्रास का पीस हो, मतलब जिंक और कॉपर 115 केजी हो, तो जिंक कितना होगा, कॉपर कितना होगा। तो बेसिकली लिखा नहीं हुआ था कि ये दोनों का सम है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, आपको सोचना पड़ता है बेसिकली। तो जिंक और कॉपर का यहाँ पे कितना सम है? एक्चुअल क्या गिवन है? जिंक प्लस कॉपर का सम यहाँ पे कितना है? 23। 23 को किससे मल्टीप्लाई करो? 115 बन जाए, टेबल्स आने चाहिए, नहीं तो इसको इससे डिवाइड करो, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब इस अप्रोच का फायदा ये वही निकालेंगे जो पूछा है। तो जिंक पूछा है तो कितना आ जाएगा आपके पास? 70। अगर कल को कॉपर पूछता तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना आ जाता? 45। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो एक सिंपल लैंग्वेज में 14 9 23, 23 से 115 ने, 23 से 115 ने, तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा? 5। एक हिस्सा 5 आ जाएगा, तो 14 हिस्से कितने आ जाएंगे? 70। क्लियर है? मिक्सचर्स की बात करूं तो मिक्सचर्स तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। ठीक है, मिक्सचर्स लास्ट में जाके देखेंगे, टाइम मिला तो अच्छे से कवर अप करेंगे, क्योंकि भाग के काम करवाने वाला है नहीं है मिक्सचर्स का। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मिक्सचर्स का रखा। परसेंटेज और रेशियो में मिक्सचर्स मैंने नहीं करवाना, मैं करवाऊंगा, अगर करवाऊंगा तो लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि पंजाब पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स में नहीं आया। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन अभी मिक्सचर्स का जानबूझकर रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा रेशियो को डिफाइन करता है। बेसिकली रेशियो को हम जल्दी ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कोई टफ लेवल है, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, निकाला दिया हुआ है, पर दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। अगर नहीं दे पाते तो मैं आपको समझाता हूँ, ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, बाकी रेशियो का बेसिक ही है ये सारा। ट्राई कीजिए क्विकली। चलिए सुनिएगा ध्यान से, मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा स्टार्टिंग में? जस्ट टू क्लियर वन थिंग, रेशियोज क्या है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है।
एक 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी 5:3 में, परसेंटेज बताने के बजाय रेशियो बताया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, अभी सिंपल तरीके से चलेंगे। सम का ही केस है ये भी। इसमें से 4 लीटर निकाल लिया, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया पानी से। इस लाइन का मतलब है मिक्सचर में से 4 लीटर निकाल के 4 लीटर पानी डाल दिया। तो कहता मिल्क और पानी का रेशियो बताओ नए मिक्सचर में। कहता अगर एक मिक्सचर में से 4 लीटर निकाल के वापस 4 लीटर पानी डाल दूं तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ये पूछा उसने। ठीक है, तो सुनिएगा जो मुझे पॉइंट समझाना है यहाँ पे। मिल्क और पानी का रेशियो क्या है, 5:3। मिल्क और पानी है कितना, 20 लीटर। सुनिएगा ध्यान से, ये 20 लीटर का एक मिक्सचर पड़ा है मिल्क और पानी का 5:3 में, मतलब इस मिक्सचर में मिल्क के 5 हिस्से, पानी के 3 हिस्से। अब इसमें से 4 लीटर निकाल लिया। आपने मुझे 2 पॉइंट्स बताने हैं या समझने हैं। ठीक है, कि जो ये 4 लीटर निकाला एक मिक्सचर में से, ये किस रेशो में निकलेगा, ये 5:3 में निकलेगा, ये वाला 4 लीटर। अगर एक मिक्सचर में दूध और पानी 5:3 में मैं 4 लीटर निकाल लेता हूं तो 5:3 में ही निकलेगा। और वापस 4 लीटर पानी डाल दिया, है ना। लेकिन मुझे 2 पॉइंट यहां पे बताने हैं आपको कि मिक्सचर में से जो भी निकलेगा, अभी पानी डालने वाला पॉइंट भूल जाओ, मिक्सचर में से सिर्फ 4 लीटर निकाला, ये जो 4 लीटर है 5:3 में निकलेगा। जब 4 लीटर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 16 लीटर। ये जो 16 लीटर होगा ये भी 5:3 में ही होगा। ये सोल्व राइट। तो मुझे जो पॉइंट समझाना था कि एक मिक्सचर पड़ा अगर 5:3 में, उसमें से कुछ निकालता हूं तो वो भी 5:3 में निकलेगा, और निकालने के बाद जो बचा होगा वो भी 5:3 में होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोचो, एक मिल्कमैन है, सपोज मैं मिल्कमैन हूं। ठीक है, मैंने दूध और पानी मिला रखा है 5:3 में। 2 लीटर आपके घर में दिया, 3 लीटर किसी और के घर में दिया, 10 लीटर किसी और के घर में दिया, 15 लीटर मेरे पास अभी भी पड़ा है। सारे घरों में दूध और पानी 5:3 में पहुंचा, और मेरे पास जो बचा हुआ है वो भी 5:3 में ही होगा। जब तक मैं उसमें कुछ ऐड ना करूं रेशियो थोड़ी बदलेगा। गॉट इट। तो ये जो 4 लीटर निकालने के बाद 16 लीटर बचेगा, ये भी 5:3 में होगा। 4 लीटर तो निकाल लिया, जो 4 लीटर निकाल लिया वो तो गया, तो बचा कितना, 16 लीटर। ये 16 लीटर किस रेशो में होगा, 5:3 में होगा। तो 5:3 ये कहता है अगर दोनों का सम 16 है, दोनों के हिस्से कितने यहाँ पे 8, तो 8 हिस्से अगर 16 है तो 5:3 के हिसाब से एक हिस्सा होगा 2, मिल्क होगा 10 और पानी होगा 6। अकॉर्डिंग टू 5:3 मिल्क होगा 10 और पानी होगा 6। ठीक है, राइट। तो एक मिक्सचर था 20 लीटर का, उसमें से 4 लीटर निकाल लिया, जो निकाल लिया वो तो गया, तो बचा कितना, 16 लीटर। वो 16 लीटर 5:3 के हिसाब से बांटू तो मिल्क 10 है और पानी 6 है, अब वापस 4 लीटर क्या डाल दिया, एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, राइट। वापस 4 लीटर पानी डाल दिया, तो मिल्क 10 था, पानी 6 था। वापस ऊपर से अब 4 लीटर पानी डाल दिया, पानी 4 लीटर डाल दिया, तो पानी अब 10 हो जाएगा ना, तो मिल्क और पानी की रेशो क्या होगी, 10:10 यानी 1:1। क्वेश्चन मिक्सचर की टाइप नहीं करवा रहा हूं, मिक्सचर की टाइप करवानी तो बहुत टफ है। ये मिक्सचर के एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है जो पेपर में आते हैं, इससे भी ज्यादा लेवल में आते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं, कभी ये निकाल लेता है, कभी ये निकाल लेता है, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये मिक्सचर का एक बेसिक सा क्वेश्चन था रिप्लेसमेंट का, जो हमें डिफाइन करता है कि रेशो अगर एक दूध और पानी, इसमें दूध और पानी अगर 5:3 में है, मैं इसमें से कुछ निकाल देता हूं तो जो बचेगा वो भी 5:3 में होगा, और जो निकलेगा वो भी 5:3 में निकलेगा। हाँ, उसके बाद कुछ ऐड कर देता हूं तो रेशियो चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर एक मिक्सचर 20 लीटर था, उसमें से 4 लीटर निकाल दिया तो गया, तो जो भी बचा होगा वो 5:3 में होगा, तो बचेगा कितना, 16 लीटर। अब 16 को 5:3 में मुझे बांटना आता है, तो 8 हिस्से 16 हुए, तो एक हिस्सा हुआ 2, तो मिल्क हुआ 10 और पानी हुआ 6। तो मिल्क 10 है, पानी 6। अब पानी ऊपर से 4 लीटर और डाल दिया, सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। मिक्सचर में से जितना निकाला उसको वाटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पानी 10 हो गया। तो 10 और 10 का रेशियो क्या हो जाएगा,
1:1। क्लियर है? जस्ट टू मेक योर बेस की रेशो होती क्या है, जैसे मैंने शैडो वाला क्वेश्चन करवाया, प्रैक्टिकल यूज मिक्सचर में से कुछ निकलता है उसी रेशो में निकलता है, जो बचता है उसी रेशो में बचा होता है। ये पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता था बेसिक में। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है बच्चों? आज का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो ये है, सम का केस है लेकिन बात घुमाई हुई है। याद करो मैंने ना परसेंटेज में भी एक इफ वाला क्वेश्चन करवाया था, एवरेज में भी एक इफ वाला क्वेश्चन था जिसमें मुझसे गलती हुई थी। 692 की जगह पे 672 की जगह 692 ले गया था, राइट? वैसे ही क्वेश्चन है, इफ वाला क्वेश्चन है। इफ वाले क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को तंग करते होते हैं। एक ट्राई दीजिए, आप सभी निकाल सकते हो। एक ट्राई दीजिए, आप सभी निकाल सकते हो। एक ट्राई दीजिए, इसको प्लीज ट्राई करेगा, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। जब ट्राई कर रहे हो, अगर क्वेश्चन ना हो रहा हो ना, तो एटलीस्ट स्टेटमेंट को बार बार पढ़कर समझने की कोशिश किया करो, बेनिफिशियल रहता है। An amount of ₹2417 is divided among A, B and C। 2417 रुपए बांटे ABC में, किस रेशो में बांटे आपको नहीं पता, लेकिन कहता इफ अगर A से 9, B से 5, C से 3 निकाल लूं तो जो पैसा बचेगा वो 3, 4, 5 की रेशो में है। तीनों का शेयर 3, 4, 5 की रेशो में नहीं है, बचा हुआ पैसा। तो B का शेयर क्या है बताइए? B का शेयर क्या बताइए? सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करवाकर हमेशा। सुनना ध्यान से। ABC के पास 2417 रुपए, अपना दिमाग भी जरूर लगाना साथ में, नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला ये वाला, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे। सुनना ध्यान से। ABC के पास 1417 रुपए है, राइट? ये 1417 रुपए किस रेशो में है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इन तीनों का अनुपात यानी रेशो क्या था हमें नहीं पता, लेकिन एक बात है, एक कंडीशन है जो आंसर निकलवा के देगी। इफ कहता ए का जो भी शेयर है उसमें से 9 रुपए कम कर दो, बी का जो भी शेयर है उसमें से 5 रुपए अगर बी कम कर ले। ये इफ है, अगर करा नहीं है, करा नहीं है, ये अगर है जो मुझे आंसर निकलवा के देगा। अगर कर ले, करके देखते। और सी जो है वो 3 रुपए कम हो जाएंगे। कहता अगर ए के पास 9 रुपए कम होते, बी के पास 5 रुपए कम होते, जो उसके पास एक्चुअल है उससे 5 कम होते, और सी के पास जो उसके एक्चुअल है उससे 3 कम होते, तो तीनों का जो रेशो होता वो 3:4:5 होता। समझ गए? 3:4:5 में इनके पैसे नहीं बटे हुए, हमें तीनों का रेशो नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन पता है जो हमें आंसर तक पहुंचवाएगी। कहता ए बी सी के पास 2417 रुपए हैं, किस रेशो में नहीं पता, लेकिन कहता मैं एक आपको कंडीशन बताता हूं जिसके बेस पे अगर आप आंसर निकाल सकते हो तो निकालो। क्या कंडीशन है? कहता अगर ए में से 9 कम कर दो, बी में से 5 कम कर दो, सी में से 3 कम कर दो, उसके बाद जो तीनों के पास बचेगा वो 3:4:5 में। तो अगर ए में से 9, बी में से 5 और सी में से 3, 9, 5 और 3 कितना हुआ? 9, 5 और 3 हुआ 17। तो 17 रुपए कम हो जाए, 17 रुपए कम हो जाए तो तीनों के पास बचेगा 2400। तीनों के पास बचेगा 2400। रिमाइंडर कितना बचेगा? ये रिमाइंडर है
तीनों का रिमाइंडर कितना बचेगा 2400। ये 2400 है 3:4:5 में। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोबारा कर रहा हूं, सुनना, फिर सॉल्व करते हैं। एबीसी के पास यहां कर रहा हूं, एबीसी के पास 2417 रुपए किस रेशो में हमें नहीं पता, किस रेशो में हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि अगर ए में से हम 9 रुपए कम कर दें, बी में से हम 5 रुपए कम कर दें, तो सी में से हम 3 रुपए कम कर दें, तो तीनों के पास जो पैसा बचेगा वो 3:4:5 में है। तो अगर ए से 9, बी से 5 और सी से 3 कम हो जाए, इन तीनों का सम कितना होगा? 9, 5 और 3, 9, 5, 14 और 3, 17 रुपए कम हो जाए, तो तीनों के पास कितना बचेगा? तो तीनों के पास बचेगा 2400, तीनों के पास बचेगा 2400, राइट? वो है 3:4:5 में, वो है 3:4:5 में। तो 3:4:5 ये कहता है टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से कितने हैं? 3:4:5 ये कहता है टोटल हिस्से कितने हैं? 12। तो 12 हिस्से 2400 हैं, तो जो रिमाइंडर हुआ उस हिसाब से ए के पास होगा 600, बी के पास होगा 800 और सी के पास होगा 1000। प्लीज बच्चों इसको अपनी तरफ से भी समझने की कोशिश करो, ये इफ वाले केस होते हैं। एक बार अभी खत्म नहीं हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना। एबीसी के पास कुछ पैसे हैं, कितने पैसे? 2417। सुनना ध्यान से, किस रेशो है मुझे नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है अगर वाली, शायद वो आंसर निकलवा दे। कहता अगर ए के पास जो भी पैसा उसमें से 9 कम कर दो, बी के पास जो भी पैसा उसमें से 5 कम कर दो, सी के पास 3 कम कर दो, तो 17 कम हो गया। तो जो बचेगा कितना बचा? 2400, वो 3:4:5 में। तो बचे हुए का अगर 3:4:5 में, तो बचा हुआ पता कर लिया, ये बचा हुआ है उनके पास। कब बचा हुआ है? ये निकालने के बाद। एक्चुअल तो यही था ना 2417, पर ये बचा हुआ है। तो अगर उसने बी का एक्चुअल शेयर पूछा है, ये तो इफ वाली कंडीशन है ना, अगर वाली, तो अगर वाली कंडीशन के हिसाब से ए के पास 600, बी के पास 800 और सी के पास 1000 है। कैसे बताया? 3:4:5 के हिसाब से 2400 बांट दिया। 2400 कैसा आया? 2417 में से 17 कम कर दिया, राइट? तो बी का शेयर पूछा तो आपने आंसर 800 नहीं देना, वो तो इफ वाला केस था। बी से 5 रुपए निकाले भी तो थे, तो आंसर होगा 805। अगर ए का पूछे तो आंसर होगा 609, और अगर सी का पूछे तो आंसर होगा 1003। बढ़िया क्वेश्चन था, सम का केस था, रेशो भी दी हुई थी, सीधा क्वेश्चन था, लेकिन बात घुमा दी उसके बाद। सम का केस था, रेशो भी दी हुई थी, राइट? ओवरऑल देखें तो कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन बात घुमा दी उसने। समझ रहे हो बात को, राइट? तो कुछ इस तरह से सम के केसेस थे कुछ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, तीनों के पास 2417 रुपए हैं, किस रेशो में आपको नहीं पता, लेकिन एक चीज बताई गई है, शायद वो आंसर निकलवा दे कि अगर इनमें से ये वाला डाटा निकाल दो तो जो पैसा बच जाता है वो 3:4:5 में, तो बचा हुआ पता कर लिया। तो अगर ये बचा हुआ है तो कितना कितना निकाला था हमें पता है, वापिस दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? क्लियर है? तो ये कुछ सम के बेस पे क्वेश्चन थे। पहले फादर सन वाला एक तरह से एवरेज दी हुई थी तो सम ही दिया हुआ था, देन ये डायरेक्ट सम दिया हुआ था, ये भी डायरेक्ट सम दिया हुआ था, ये ब्रास का पीस के हिसाब से उसने बोला था तो सम ही, ये भी कहीं ना कहीं सम का केस ही था, राइट? बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था, आपको थोड़ा सा रेशो में इंट्रोड्यूस करना था मैंने, और ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सम का। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने सीधे करे कि ए गिवन है तो ए देखो, बी गिवन है तो बी देखो, फिर हमने क्वेश्चन करे A+B वाले, राइट? और हम कुछ और करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये सारा अभी तक बेसिक ही है, ठीक है? सुनना ध्यान से, लास्ट रह गया था बेसिक में, ये पहली टाइप ही चल रही है अभी बच्चों। A/B है 2:5 और हमें गिवन है B - A 18, ठीक है? सुनते रहना, A बताओ, B बताओ। एक्चुअल A गिवन था, रेशो में A देखते थे। एक्चुअल B गिवन था, रेशो में B देखते थे। अब एक्चुअल क्या गिवन है? अब एक्चुअल गिवन है B - A, तो रेशो में B - A देखेंगे। तो B - A रेशो में कितना है? 3 हिस्से। B - A एक्चुअल कितना है? 18। किसे मल्टीप्लाई करूं? 6। किसे मल्टीप्लाई करूं? 6। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 12, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 30। लॉजिक वही है, बस इस बार डिफरेंस आ गया,
दोबारा देखिए, मान लो आपके पास गिवन है A/B/C 8/5/2 और हमें गिवन है A-B 27। A बताइए, B बताइए, C बताइए। अब हमें एक्चुअल क्या गिवन है? एक्चुअल हमें गिवन है A-B, तो रेशो में A-B कितना है? 3। एक्चुअल कितना है? 27। तो 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है, बेसिकली मिल गई 9। तो A कितना आ जाएगा? 72, B कितना आ जाएगा? 45 और C कितना आ जाएगा? 18। तो जो भी चीज एक्चुअल गिवन है उसको रेशो में देखो, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, तो सब कुछ आ जाएगा। तो सम भी दिया हो सकता है, डिफरेंस भी दिया हो सकता है। लेकिन कभी भी पेपर में ना ऐसे A-B लिख के नहीं देगा, ऐसे नहीं लिख के देगा। कई तरह की लैंग्वेजेस होंगी, आपको पकड़नी होंगी। जैसे सम में लिखा हुआ था एन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग, एवरेज दे दिया तो सम दिया हुआ है, राइट। फिर ब्रास पीस दे दिया, सम ही हुआ ना। ब्रास पीस में जिंक और कॉपर है, तो ब्रास पीस जो भी होगा वो जिंक और कॉपर का सम ही होगा, है ना। एक मिक्सचर है मिल्क और पानी का, तो डेफिनेटली उस 40 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और पानी का, तो मिल्क और पानी का सम ही होगा ना। उसी तरह से डिफरेंस में वर्डिंग क्या आएगी? एक तो ये सिंपली बोल सकता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 12। बड़ी सिंपल सी बात है, रेशियो में जिसके इससे ज्यादा होंगे वो आगे आ जाएगा, है ना। एक हिस्से की वैल्यू तो सभी के लिए सेम होती है ना। और क्या वर्डिंग लिखी आएगी सुनना, ऐसे भी लिख सकता है A हैज 12 रुपीज मोर देन B। मैंने शायद पिछले चैप्टर्स में बताया भी हुआ आपको कि मोर देन लेस देन का मतलब होता है डिफरेंस जब कंपैरिजन हो रहा हो। A के पास B से 12 रुपए ज्यादा है, मतलब A-B 12 है। या ऐसे भी लिख सकता है B हैज 12 रुपीज लेस देन A, है ना। तो इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको डिफरेंस दिया हुआ है। बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है। तो थोड़ा से क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस मारते हैं थोड़ी सी, फिर धीरे धीरे हम एक्चुअल चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, जहां में हम थोड़ा लेवल स्टडी करेंगे। ट्राई कीजिए, राइट। मोहित के 12 मार्क्स ज्यादा आए राखी से। अब ज्यादा आए मतलब मोहित और राखी का डिफरेंस है 12, और मोहित और राखी के जो मार्क्स हैं उसकी रेशो है, सुनना ध्यान से, उसने ये नहीं कहा ये मोहित और राखी की रेशो, उसने सीधा बोला राखी की, दोनों की रेशो है 3:4। तो आप मुझे एक बात बताइए, हिस्से किसके ज्यादा होंगे? एक हिस्से की वैल्यू सभी के लिए सेम होती है, तो दोनों की रेशो 3:4 है। तो बेसिकली इसको मैं दोबारा रिप्रेजेंट करता हूं, राइट। बेसिकली, अरे एक सेकेंड बच्चों, तो बेसिकली ये राखी और मोहित की रेशो है 3:4, क्योंकि राखी के हिस्से कम होंगे। स्टेटमेंट में ये नहीं मेंशन है ना देयर रेशो इज 3:4, सीधा लिख दिया। उसने ये नहीं लिखा कि मोहित और राखी के, कि राखी और मोहित के, सीधा लिख दिया 3:4। तो क्योंकि मोहित के मार्क्स ज्यादा है तो ज्यादा हिस्से वाला मोहित होगा, ठीक है। यहां पे कितना डिफरेंस है? एक हिस्से का, तो एक हिस्सा 12 है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 बन जाए 12। तो राखी के कितने आगे? 36 और मोहित के कितने आगे? 48। क्लियर है सभी को? राइट। तो सिंपल था, मोहित के राखी से ज्यादा है मार्क्स 12, तो डिफरेंस 12 है, रेशियो 3:4 है। तो डिफरेंस कितना है? पेन नहीं उठाना पेपर में, एक हिस्सा 12 है तो ये 36 आ जाएगा और ये 48 आ जाएगा। दोनों का सम पूछा है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, दोनों का सम पूछा है, तो दोनों का सम ऐड कर दो। 48 और 36 से कितना हो जाएगा? 84। बढ़िया क्वेश्चन था, है कुछ भी नहीं था नहीं, बट लास्ट में सम पूछा था तो बच्चा गलती कर सकता था, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन था। पेपर में करना कैसे? मेरी लैंग्वेज में पकड़ो, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक हिस्सा 12 हुआ, एक हिस्सा 12 है, दोनों का सम पूछा हुआ है। पूछा क्या हुआ? दोनों का सम। तो अलग अलग निकाल के ऐड करोगे, सीधा ही कर दो ना। 7 हिस्से, एक हिस्सा 12 तो 7 हिस्से 84, 7 गुना 12, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक और आंसर दीजिए प्लीज जल्दी। 30 सेकेंड। स्कूटर और टेलीविजन का प्राइस दिया हुआ है और बाद में दिया हुआ है डिफरेंस, स्कूटर का प्राइस और टेलीविजन का प्राइस का रेशो है 5:4। स्कूटर को 3000 मोर देन टेलीविजन, तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहां पे डिफरेंस कितने हिस्सों का है? एक हिस्सा 3000 है, तो किससे मल्टीप्लाई करो? 3000
तो स्कूटर का कितना आ जाएगा 15,000 और टेलीविजन का कितना आ जाएगा 12,000। सिंपल। बोनस क्वेश्चंस पेपर में शायद ना आए, आ जाए तो किस्मत वाले समझना अपने आप को, बट थोड़ा बेस बनाना है। स्कूटर और टेलीविजन का रेशियो दिया हुआ है, ये लाइन डिफाइन करती है कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस 3,000 है, हिस्सों में डिफरेंस एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा 3,000 हुआ, तो स्कूटर का 15,000, टेलीविजन का 12,000 पूछा गया था टेलीविजन का, तो 12,000 आंसर आ जाएगा। चलिए एक और इजी है, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए, बहुत इजी है। एबीसी का एनुअल सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 5:7:10। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5:7:10। ठीक है, एबीसी का एनुअल सैलरी का रेशियो है। अब आगे क्या दिया हुआ है पढ़ो ध्यान से। सी की एनुअल सैलरी 72 रुपए ज्यादा है बी से, मतलब बेसिकली सी और बी का डिफरेंस दिया हुआ है 72 रुपए, 72 मार्क्स, 72 रुपए। तो सी और बी का यहां डिफरेंस कितना है 3, तो 3 इससे 72 है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 24, इसको इससे डिवाइड कर दो। नहीं तो अब आगे लगाना है दिमाग। अब एक बच्चा ए भी निकालेगा, बी भी निकालेगा, सी भी निकालेगा, उनका डिफरेंस लेगा, हम सीधा निकालेंगे। पूछा क्या, हमसे पूछा है ए और बी का डिफरेंस। ए और बी का डिफरेंस कितने हिस्से है, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के रखा है आपकी रेशियो को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए। 2 हिस्सों का डिफरेंस है, तो क्योंकि एक हिस्सा 24 है तो 48 आएगा। आप किसी भी मेथड से निकालो 48 ही आएगा। आप ए निकालो, बी निकालो, इतना लंबा चौड़ा काम करोगे, उससे ज्यादा अच्छी चीज होती है आपकी समझ। आपकी समझ आपका टाइम भी बचाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी रखेगी, कैलकुलेशन भी कम कर देगी इस क्वेश्चन में। क्लियर है सभी को? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो बच्चों, ऐसा था कि एबीसी का रेशियो दिया हुआ था, आपको रेशियो दिया हुआ था 5:7:10 और डिफरेंस दिया हुआ था सी और बी का 72। जो चीज एक्चुअल गिवन थी एज पर लास्ट क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया, तो जो चीज एक्चुअल गिवन थी वो रेशियो में देखो तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। अब ना ए पूछा, ना बी पूछा, ना सी पूछा, ए और बी का डिफरेंस पूछा। अब ए और बी का डिफरेंस कितने हिस्सों का है, ए और बी का डिफरेंस में डेफिनेटली बी आगे आएगा ना। कितने हिस्सों का डिफरेंस है, कितने हिस्सों का डिफरेंस है यहाँ पे, 2 हिस्सों का डिफरेंस है। तो एक हिस्से की वैल्यू अगर 24 है तो 2 हिस्से कितने आ जाएंगे 48। आप सेपरेट ए सेपरेट बी भी निकाल सकते हो, एक हिस्से की वैल्यू तो आपके पास है ही है ना, तो भी यहाँ डिफरेंस 48 ही आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दूं, आंसर दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। सी की सैलरी ए से 200 रुपए ज्यादा है, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेना। आंसर प्लीज। आंसर प्लीज। गड़बड़ होगी कई बच्चों से, यहाँ पे देखना, ध्यान देना, कुछ पॉइंट समझाना है आपको मैंने इस क्वेश्चन में। है कुछ भी नहीं है, डिफरेंस का केस है, बट एक पॉइंट समझाना है आपको। सुनना, जिस भी बच्चे ने 300 निकाला होगा ना, उस बच्चे को एक बात बोलूंगा, स्टेटमेंट पेपर में ना हमेशा पढ़ना ढंग से, जल्दी मत मचाना। जल्दी का काम मैथ्स में गलती का होता है। यहाँ 40 सेकंड लिए 50 ले लो, यहाँ 70 सेकंड लिए 75 ले लो, एक बार देख लो गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो
इतना एक्सपीरियंस टीचर होकर भी मैंने अभी तक कितने, कौन सा लेक्चर है, आई थिंक ये मेरा हो गया 12वां 13वां लेक्चर, कौन सा डे था, 14, हाँ 14th डे, मैं अभी तक 2 बार कैलकुलेशन की मिस्टेक्स कर चुका हूँ, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं सामने ही सॉल्व करता हूँ, बट स्टिल गलती तो हो जाती है, तो कई बार हम भागते भागते भी गलती कर जाते हैं, तो थोड़ा आराम से, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ABC का रेशो दिया हुआ 2:3:4, ठीक है। ये रेशो एनुअल है या मंथली है? ये रेशो एनुअल है या मंथली है? ये रेशो है एनुअल। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये रेशो एनुअल हो चाहे मंथली हो, रेशो तो वही रहेगा। अगर एनुअल से मंथली में कन्वर्ट करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, रेशो में तो 12 कट जाएगा। अगर मेरी और किसी पर्सन की एनुअल सैलरी की रेशो 5:2 है, तो हमारी मंथली की रेशो भी तो 5:2 ही होगी ना, 12 से कट जाएगा, डिवाइड बाय 12 करोगे कट जाएगा। अगर मंथली सैलरी की रेशो 1:3 है, तो एनुअल की रेशो 1:3 होगी, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, रेशो में तो 12 कट जाएगा। 2 सर्कल्स के रेडियस की जो रेशो होती है वही डायमीटर की रेशो होती है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हो 2 कट जाता है। समझ रहे हो बात को? रेशो चाहे मंथली दियो एनुअली दियो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो गिवन है, सी की सैलरी 200 रुपए ज्यादा है ए से, ये मंथली है या एनुअली है? सी की सैलरी 200 रुपए ज्यादा है ए से, ये मंथली है। तो यहां पे जितने भी आंसर्स आएंगे ये सारे मंथली आएंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू मंथली सैलरी है, राइट। सी की सैलरी ए से 200 रुपए ज्यादा है, कौन सी सैलरी है? मंथली है, ये मंथली है। तो सी के हिस्से कितने ज्यादा है ए से? सी के हिस्से कितने ज्यादा है ए से? 2, तो 2 हिस्से 200 है। सी के ए से हिस्से कितने ज्यादा है? 2 हिस्से 200 है, तो एक हिस्सा 100 होगा, एक हिस्सा 100 होगा, तो बी की मंथली सैलरी आ जाएगी 300, क्योंकि बी के 3 हिस्से। ये बी की मंथली सैलरी आएगी, लेकिन बी की एनुअल पूछी है, क्योंकि डिफरेंस मंथली है, तो यहाँ पे सारे आंसर्स मंथली आएंगे, यहाँ पे सारे आंसर्स मंथली आएंगे, लेकिन बी की एनुअल पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए। बच्चों ये जो मैंने 45 थोड़ा टाइम लिया है, राइट, ये लिया है सारा का सारा आपका बेसिक बनाने में। सबसे पहले थोड़ा फ्लो भी बनाना चाहता था। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि ए गिवन है, ए देखो, बी गिवन है, बी देखो। इसके 4 क्वेश्चन मैंने करवाए, बाकी क्विज में आ जाएंगे और पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे काफी सारे। फिर मैंने आपको सम के केसेस करवाए, जिसमें 5वां क्वेश्चन अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फिर मैंने आपको डिफरेंस के केस करवाए। तो जो चीज एक्चुअल गिवन है, ए गिवन है, ए देखो, बी गिवन है, बी देखो, सम गिवन है, सम देखो, डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस देखो, तो उससे कॉमन फैक्टर मिल जाता है। रेशो की प्रॉपर्टी होती है कॉमन फैक्टर सेम होता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, राइट, कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे रेशियोज के, राइट, दिस इज टाइप 1। अब बेसिक्स में ना बहुत से रैंडम क्वेश्चंस भी बनते हैं, करवाऊंगा टाइम निकाल के, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा क्लबिंग पे वर्क कर लूं, फिर इन दोनों पे वर्क करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। इक्वेशन वाली टाइप पे तो अभी आराम से आएंगे, इक्वेशन वाली टाइप पे तो अभी आराम से आएंगे, राइट। तो पहले अभी थोड़ा सा क्लबिंग ऑफ रेशियोज के बारे में समझते हैं। तो क्लबिंग ऑफ रेशियोज क्या है बेसिकली, वो डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। जाना नहीं है, लेक्चर चलेगा अभी, ठीक है। क्लबिंग ऑफ रेशियोज, तो रेशियो की क्लबिंग कैसे की जाती है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए A/B है 2/3। इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल चीज थी उसमें A के 2 हिस्से थे, B के 3 हिस्से थे। मतलब A और B की वैल्यू को काटेंगे तो 2/3 बनेगा, ठीक है। और मान लीजिए B की वही वैल्यू के साथ C के साथ कंपैरिजन किया गया, तो रेशो आया 4/5। तो A का B के साथ रेशो बना 2/3 और B का C के साथ बना 4/5। तो आपसे पूछा है A/B/C बताइए। बच्चों इसके ना 5 या 6 मेथड्स हैं हाउ टू डू क्लबिंग। एक ये भी होता है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, एक Z बना दो, कुछ भी बड़े मेथड होते हैं। मेथड्स के चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा समझ रखना। मैं इसमें जो मेथड यूज कर भी रहा हूं ना, तो वो एलसीएम लेकर ही है बेसिकली, ठीक है। वो थोड़ा आपको समझ भी अच्छा आएगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। और ये बेस्ट वाला है, और इसका एक बेनिफिट है, इसको यूज करने के बाद लास्ट में जो रेशियोज आएंगी वो आपस में नहीं कट सकती। मतलब ABC लोएस्ट ही आएंगी, A और B चाहे कट रहे हो, A और C कट रहे हो, बट ओवरऑल लोएस्ट ही आएगी। आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि किसी और नंबर पे तो नहीं कटेगा।
बाकी मेथड्स कई बार अच्छे लगेंगे बट वो दिक्कत दे सकते हैं, ये वाला मेथड आपको दिक्कत नहीं देगा। थोड़ा ध्यान रखना, जो मैं यूज करने वाला हूं ये एक बेसिक एलसीएम मेथड है, एलसीएम अप्रोच है बेसिकली, जो आपको समझ भी आएगी। सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, इनकी क्लबिंग तभी की जा सकती है जब कुछ कॉमन होगा। कुछ कॉमन है इनमें, बी कॉमन है। अगर A रेशो B और C रेशो D होता तो आप क्लबिंग नहीं कर सकते ना, आप क्लबिंग नहीं कर सकते। आप क्लबिंग तभी कर सकते हो जब कुछ कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है? B। तो B यहां पे कितना है? 3, यहां पे कितना है? 4। तो सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 12। सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 12। राइट। अब ध्यान देना, इस 3 और 4 का एलसीएम ले लिया। बेसिकली आपने इस 3 को 12 बना दिया। इस 3 को 12 बनाया आपने, किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो ये रेशो अलग थी, ये रेशो अलग थी। इस रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तभी रेशो के हिसाब से तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इस 4 को 12 बना दिया, किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली 2:3 को 8:12 बना दिया और 4:5 को 12:15 बना दिया। तो मैं बोल सकता हूं ये है 8:12:15। दिस इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ रेशोस। जो भी चीज कॉमन है उसको सेम बना लो। दोबारा देखिए, सबसे पहले A/B है 5:6 और B/C है 8:3। आपसे पूछा है A/B/C बताओ। तो कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है B। यहां पे कितना है? 6, यहां पे कितना है? 8। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। राइट। इस 6 को 24 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस 8 को 24 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो रेशोज आएंगी आपके पास, इसके बाद किसी और नंबर पे नहीं कटेंगे। हाँ, इंडिविजुअली कट सकती हैं पर ओवरऑल किसी नंबर पे तीनों नहीं कट रहे होंगे। तो दैट इज A/B/C। दिस इज क्लबिंग ऑफ रेशोज। और क्लबिंग हम तभी कर सकते हैं जब कुछ हमारे पास क्या होगा? कॉमन होगा। जब कुछ हमारे पास क्या होगा? कॉमन होगा। एक क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए अपने हाथ से, फिर मैं आगे इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा। प्रैक्टिस कीजिए जल्दी। सॉरी, एक सेकेंड। देखिए, A/B है 7:9 और B/C है 3:5। कॉमन क्या है? B। तो यहां इसमें और इसमें कॉमन क्या है? B। तो B को 1 बना दो। 9 और 3 का एलसीएम 9, किससे मल्टीप्लाई करूं? 1। तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 1 से होगा। ये 3 को 9 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया? 3। तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ABC कितना आ जाएगा आपके पास? 7, 9 एंड 15। क्लियर ऑप्शन आ जाएगा ये। क्लियर है? थोड़ा सा और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लो हमारे पास A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दिया हुआ है 4:5, आगे C/D भी दिया हुआ है 3:7। ये मान लो रेशोस है और आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है A/B/C/D। ये क्वेश्चन है। क्लबिंग करने के लिए बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, किताबों में इसके क्वेश्चंस पढ़े। तो सबसे पहले इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? B को 1 बना लो। किससे मल्टीप्लाई करूं? 4। तो ये भी 4 से। किससे मल्टीप्लाई करूं? 3। तो ये भी 3 से। तो मेरे पास A/B/C आ जाएगा। सबसे पहले इस रेशो में क्या कॉमन था? B। तो A/B/C आ जाएगा। आ गया। अब A/B/C कितना है? 8, 12, 15। कितना आया? 8, 12, 15। A/B/C कितना आया? 8, 12, 15। अब आगे C/D कितना दिया हुआ था? C/D दिया हुआ था 3:7।
ठीक है, तो C/D दिया हुआ है मुझे 3/7। पहले मैंने इनको क्लब कर लिया। अब इस पूरी रेशो में और इस पूरी रेशो में कुछ कॉमन है, डेफिनेटली है C। तो फिर C के केसेस में एलसीएम ले लो 3 और 5 का, 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 15 बन जाए 1, तो ये 12 आ जाएगा और ये आपके पास 8 आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 15 बन जाए 5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 35। तो ये आपके पास आ जाएगा A/B/C/D, राइट। तो अगर आपसे A/B/C/D पूछे तो 8, 12, 15, 35 ये फाइनल रेशियोज होंगी। तो बेसिकली किया क्या, A/B और B/C में B कॉमन था तो क्लबिंग करके A/B/C ले लिया। फिर A/B/C और C/D में C कॉमन था तो कॉमन पार्ट की क्लबिंग करके A/B/C/D आ गया। एक प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताऊंगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये तो 2 वाला ही है, बहुत इजी है। P/Q दिया हुआ है, Q/R दिया हुआ है। जल्दी 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 सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर प्लीज आप तब तक खुद निकाल दिया करो, जब सिखा दिया तो आप खुद निकाल सकते हो। एलसीएम 15 किससे मल्टीप्लाई करूं 1, तो ये 8, किससे मल्टीप्लाई करूं 5, तो ये 10, 8, 15, 10, ऑप्शन सी। 4 वाला, इस क्वेश्चन में मुझे 2 पॉइंट समझाने हैं, पहले ट्राई कीजिएगा, पहले ट्राई कीजिए। P/Q दिया हुआ है, Q/R भी दिया हुआ है, R/S भी दिया हुआ है, P/S पूछा हुआ है। ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों बताऊंगा आपको, राइट। पंजाब पीसीएस में इतना टाइमिंग का बहुत ज्यादा बड़े वाला इशू नहीं होता, तो आप कर सकते हो मैनेज इसको बेसिक से भी, ठीक है। तो दोनों मेथड्स बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। पहला तो क्लबिंग, जैसे मैंने आपको सिखाया। तो P/Q दिया हुआ है 8 और 15, ठीक है। Q और R दिया हुआ है 5/8। पहले तो इन दोनों को क्लब कर लो। कॉमन क्या है Q, तो जो कॉमन है उसका एलसीएम ले लो। 15 को 15 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये भी 1 से होगा। 5 को 15 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये भी 3 से होगा। तो 8, 15, 24 आ गया। 8, 15, 24 आ गया। किसकी क्लबिंग करी, P/Q/R आ गया मेरे पास 8, 15, 24। अब आगे R/S था 4/5। तो इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, R सेम बना लो। किससे मल्टीप्लाई करूं 1, तो ये 15 और ये 8। किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 को 24 बनाना है 6, तो ये 30। तो ये मेरे पास आ गया PQRS। अब मेरी ना बातें ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपसे कभी पेपर में, सुनना ध्यान से, अगर आपसे कभी एग्जाम में P/Q/R/S ऐसे पूछा हो, इसकी जगह पे ऐसे पूछा हो P/Q/R/S बताओ, तो यही करना जो मैंने किया, और कोई रास्ता नहीं है। तो यही करना पड़ेगा कि पहले इन दोनों की क्लबिंग कर लो तो PQR आ जाएगा, फिर PQR में और RS में R कॉमन है, जैसे यहां किया तो PQRS आ जाएगा, तब यही करना है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो P/S पूछा था ना, 8 और 30 कितना हुआ 4/15 हो जाएगा ना, राइट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक ट्रिक है, अच्छी लगे तो ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछा था P/S, सुनना ध्यान से, मतलब आपसे P/S पूछा था।
आपसे P बाय एस पूछा था, तो P बाय एस को P से S तक जाना है, मैं ये लिख सकता हूं, मतलब एक तरीका है बेसिकली, वो अप्रोच थी जेन्युइन सी, ये एक तरीका है। P बाय एस को ये लिख सकता हूं P अपॉन Q, Q अपॉन R, R अपॉन S, Q से Q, R से R कट जाएगा तो P अपॉन S ही बचेगा ना, Q से Q, R से R कटेगा तो P बाय S ही बचेगा ना। इसको लिखने का फायदा क्या है, इसको लिखने का फायदा ये है कि P बाय Q मुझे पता है, वैसे अवॉइड कर सकते हो इसको, अगर पल्ले पड़ जाए तो ले सकते हो, चॉइस आपकी है। जो मैंने करवाई थी वो तो यूनिवर्सल अप्रोच है, हर जगह बचाएगी आपको, तो आंसर सेम आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, आंसर सेम आएगा 4/15। समझ गए? मतलब एक अप्रोच है, एक तरीका बन जाता है, मेथड बन जाते हैं। जब तरीका बन जाता है तो कई बच्चे भूल जाते हैं, कई याद रख लेते हैं, लेकिन जो मैंने क्लबिंग करी थी ना, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो आप पेपर में भी समझ जाओगे कि क्लबिंग तभी कर सकते हैं जब कुछ कॉमन होगा। तो इनकी क्लबिंग करके PQR आ जाएगा, फिर इसमें और इसमें क्लबिंग करके PQRS आ जाएगा। तो मोस्टली पेपर में P रेशो, Q रेशो, R रेशो, S ही पूछा होता है, तो क्लबिंग करने का ही बेनिफिट है मेरे अकॉर्डिंग। बट अगर आपको ये पल्ले पड़ता है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज निकाल दो दिमाग से, छोड़ो इसको। सुनना ध्यान से, एक बात और बतानी थी, जैसे इसमें क्लबिंग करी हमने, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये दिया होता, सुनना ध्यान से एक बार, अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, ये रेशो दिया हुआ है, ये रेशो दिया हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ, तीनों का सम दिया हुआ है, ठीक है, तीनों का सम दिया हुआ, मान लो 330 रुपए। सम वाले केसेस किए थे ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये सम में पूछकर ये पूछा हुआ है, सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन है। तो P प्लस Q प्लस R सॉर्ट आउट तभी होगा जब P रेशो Q रेशो R होगा। P प्लस Q प्लस R सॉर्ट आउट तभी होगा जब P रेशो Q रेशो R होगा। क्लबिंग के बेस पे क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। P प्लस Q प्लस R तभी सॉर्ट आउट होगा जब P रेशो Q रेशो R होगा, पर पहले इसको क्लबिंग करनी है, पहले इसको क्लबिंग करनी है। तो P रेशो Q है 8 रेशो 15 और Q रेशो R है 3 रेशो 2, तो पहले क्लबिंग कर दो। तो ये कितना आया था, हमने किया था अभी 8 15 10 आ गया था। तो जब 8 15 10 आ जाएगा तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा आपका, राइट। जब 8 15 10 आ जाएगा कि P रेशो Q रेशो R है 8 15 10, ये पहली टाइप का बन गया क्वेश्चन। सम दिया हुआ है, अगर ये दिया होगा तो कितने हिस्से हैं हम देखेंगे, 33 हिस्से हैं। किसके बराबर है, 330 के। तो एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी। कहने का मतलब अगर P रेशो Q गिवन है, Q रेशो R गिवन है और तीनों का सम गिवन है, मेरी बात याद रखिएगा, तीनों का सम तभी सॉर्ट आउट होगा जब P रेशो Q रेशो R होगा। तो पहले इसकी क्लबिंग करके P रेशो Q रेशो R बना लेंगे, फिर सम दिया हुआ है, तो ये तो पिछली टाइप का ही केस बन गया ना, सम भी दिया हुआ है, रेशो भी दी हुई है, हिस्सा निकाल लो, एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी तो सारा कुछ आ जाएगा। क्लियर माई पॉइंट। सेम इसमें भी मैंने क्लबिंग करके क्यों दिखाया, क्योंकि सपोज कल को इसमें लास्ट में दिया हो P प्लस Q प्लस R प्लस S की वैल्यू दी हो, ठीक है, और P प्लस Q प्लस R प्लस S तभी सॉर्ट आउट होगा जब आपके पास P रेशो Q रेशो R रेशो S होगा। तो पहले आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी, फिर सम दिया होगा, सम के हिसाब से, हिस्सों के हिसाब से एक हिस्से की वैल्यू मिल जाएगी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे, बस धीरे धीरे, एक बार ये कर लो तो कर ही लोगे आप, चलो, है ना। क्लबिंग कर लोगे, क्लबिंग करने के बाद B और D देख लेना बस, ठीक है। बेसिक अप्रोच ही लेना, कोई ज्यादा शॉर्टकट अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लबिंग करके B और D लेना, क्योंकि कल को कुछ भी पूछ सकता है वो। मान लो इसमें मैंने पूछा है, छोड़ो इसको, ये बताओ, आंसर बताओ, करो सॉल्व, क्लबिंग करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलते हैं। आपको बताना है A रेशो B रेशो C रेशो D, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो बताना। A रेशो B है 2 रेशो 3, B रेशो C है 4 रेशो 5। सबसे पहले इनकी क्लबिंग कर दो। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा। ABC आ जाएगा 8 12 15। आगे भी क्लबिंग कर दो, C रेशो D है 5 रेशो 9, तो इस तो सेम सही आ गया, अभी किया था जैसे। तो 8 12 15 27, 8 12 15 27,
तो कल को इंडिविजुअली पूछ रहे तो भी निकाल देंगे ना। जब आपके पास सारा कुछ ही आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब मान लो जी चारों का सम दिया हुआ है, चारों का सम तो तभी सॉर्ट आउट कर पाओगे ना जब आपके पास चारों का रेशियो होगा। तो मैं आपको हर एंगल से सेव करना चाह रहा हूं बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू। तो क्लबिंग की जरूरत पड़ेगी हमें। आज का सेशन सारा बेसिक ही है, बेसिकली कोई ज्यादा लेवल किसी भी क्वेश्चन में नहीं था, राइट। एक और है क्लबिंग वाला, जल्दी से आंसर दीजिए। अब इसको डाउट मत बना लीजिएगा, इसको डाउट मत बना लीजिएगा, आप सभी कर सकते हो। आंसर प्लीज क्विकली। फोर ए इज इक्वल टू 5b, 7b इज इक्वल टू 9c। आपको बताना है a रेशो b रेशो c। सभी से होना चाहिए। फोर ए इज इक्वल टू 5b, सुनना ध्यान से। 4a इज इक्वल टू 5b। बच्चा सोचेगा सर ने कुछ नया डाल दिया, नहीं बच्चा, सेम क्वेश्चन था। तो यहां से इसको नीचे ले आ, इसको इधर ले जा, तो a रेशो भी दिया हुआ है, बस अलग टर्म्स पे, ठीक है। a रेशो भी दिया हुआ है अलग टर्म्स पे। इसी तरह से 7b इज इक्वल टू 9c, 7b इज इक्वल टू 9c है, तो एक तरह से b और c का रेशो दिया हुआ है, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट की हुई थी। ये 7 नीचे चला जाएगा, ये c नीचे आ जाएगा, तो बस क्लबिंग कर दो, है ना। तो देखो एप्टीट्यूड में कैसे चीजें घूम जाती हैं, है वही, पर आधे बच्चे डाउट बना बैठते हैं क्योंकि बस a b नीचे और इसको नीचे की जगह ऊपर नीचे कर दिया बस इसको, ठीक है। तो बस क्लबिंग कर दो, कर लोगे, कर लोगे, हो जाएगा आपका 45 आ जाएगा, तो ये आपके पास 28 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? दिस इज क्लबिंग ऑफ रेशियोज, दिस इज क्लबिंग ऑफ रेशियोज। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चंस काफी है मेरे पास क्लबिंग के, नेक्स्ट लेक्चर पे भी इसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। इसमें दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा आपको, ट्राई कर लीजिए, ट्राई करिएगा। बस एक दो क्वेश्चंस और करवा रहा हूं आज के सेशन में, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आने वाले सेशंस थोड़े यूजफुल हो जाएंगे, इफेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, तो हमारे लिए भी बेटर रहेगा। चलिए, इसमें दो चीजें कर सकते हो आप, सुनना, दो चीजें कर सकते हो। पहला तो इन दोनों को पकड़ लो। जब आप इन दोनों को पकड़ोगे तो a रेशो b आ जाएगा, है ना। फिर आप इन दोनों को पकड़ लो। जब आप इन दोनों को लोगे तो b रेशो c आ जाएगा। तो क्लबिंग तो आप कर ही दोगे, क्लबिंग तो क्या ही करनी है, कॉमन वाली चीज कॉमन ही रहेगी, है ना, तो आप कर दोगे। लेकिन बेटर अप्रोच बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए आपको। एक्चुअल में ये कोई ट्रिक नहीं है, बेटर अप्रोच है, सुनना ध्यान से। देखो समझा के, कुछ लोग बोलते होते हैं कि हैविंग क्लबिंग कराए जा रहे हैं, जो नीचे वाला होता है वही आंसर होता है। अब इसमें तो नीचे वाला हो गया, पिछले में थोड़ी नीचे वाला था। बात सही बोलते हैं पर थोड़ी समझाकर बोलनी चाहिए। कैसे? सुनिए ध्यान से। तीनों बराबर है, इक्वल टू का साइन है, जितना ये उतना ये उतना ये, तीनों को किसी के बराबर मान लो तीनों बराबर हैं x के। तो जब आप a/7 को x के बराबर रखोगे तो a 7x आ जाएगा। जब आप b/9 को x के बराबर रखोगे तो b 9x आ जाएगा। जब c/11 को x के इक्वल रखोगे तो c 11x आ जाएगा। 9 जैसे उधर गया तो 11 भी उधर चला जाएगा। तो जब आप इनका रेशो लोगे तो x तो खत्म ही हो जाएगा, तो रेशो वही बन जाएगा, राइट। थोड़ा पता होना चाहिए। आप क्लबिंग भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे। एक्चुअल जब मैं क्लबिंग के क्वेश्चंस ले रहा था क्लासेस के लिए तो ये क्वेश्चन भी बीच में मिल गया मुझे, हालांकि इसमें क्लबिंग की इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहो तो क्लबिंग कर सकते हो,
ये इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग का इंपॉर्टेंट यूज यहां से शुरू होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब आप जल्दी से आंसर दीजिएगा, बस एक दो क्वेश्चंस और हैं, फिर हम थोड़ा अच्छे पैटर्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सेशन में थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस और करवाऊंगा, थोड़ी सी क्लबिंग के क्वेश्चंस और करवाऊंगा, फिर हम चलेंगे टाइप 3 पे, ठीक है। 1210 रुपए बांटे एबीसी में, जल्दी ट्राई कीजिए। 1210 रुपए बांटे एबीसी में, लेकिन आपको जो रेशो दिया हुआ है ना, वो ए और बी का दिया हुआ है 5:4 और दिया हुआ है बी और सी का 9:10। ठीक है, सबसे पहले आप करोगे क्लबिंग, क्योंकि आप a प्लस बी प्लस सी को सॉर्ट आउट तभी कर पाओगे जब आपने क्लबिंग की होगी। आपके पास A:B:C होगा, तो आपके पास आ जाएगी रेशोस ए बी सी की। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा पुराना टाइप 1 का। आप देखोगे जी टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से हैं 121। 121 कैसे है, इनको ऐड करके टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी, तो बना बनाई मिल गया। तो एक हिस्से की वैल्यू 10 आ जाएगी। पूछा गया था सी, तो सी कितना आ जाएगा 400। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो बेसिक के प्रैक्टिस, क्लबिंग के प्रैक्टिस एक आधी और कर लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार देख लेना लास्ट में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन को बिना क्लबिंग के भी किया जा सकता है, क्लबिंग के साथ भी किया जा सकता है, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। ट्राई करिए, आंसर दीजिए। प्रयाग का बताइएगा। आदित्य से गुरजिंदर आ जाएगा, गुरजिंदर से प्रयाग भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप क्लबिंग करोगे तो तीनों आ जाएंगे, तो चॉइस आपकी है। एक तीनों का सम भी पूछ सकता है कल को, तो क्लबिंग कर ही लो, कल को कुछ भी पूछ सकता है। चलिए मैं करके दिखाता हूं फटाफट, तब तक आप ट्राई करते रहिए अपना। आदित्य और गुरजिंदर का रेशो दिया हुआ है 2:3। गुरजिंदर और प्रयाग का रेशो दिया हुआ है 6:11। एलसीएम लीजिए 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 11। तो तीनों का रेशो आ गया 4, 6, 11। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब इस बार तीनों का सम नहीं दिया हुआ, अब आदित्य का दिया हुआ है 480। तो 4 हिस्से 480, 4 हिस्से 480 है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 120। एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 120। पूछा किसका, प्रयाग का, तो 11 × 120 कितना आ जाएगा 1320। क्लियर है। तो क्लबिंग कर दोगे तो कुछ भी आ सकता है। एक तरीका और यूज कर सकते थे आप, आदित्य का दिया हुआ है तो इस रेशियो के हिसाब से गुरजिंदर का आ जाएगा, सोचो आ जाएगा। फिर गुरजिंदर का पता होगा तो इस रेशियो के हिसाब से प्रयाग का भी आ जाएगा। तो चाहता तो इसको क्लबिंग के बिना भी कर सकता था, बट क्योंकि टाइप चल रही है तो मैं थोड़ा आपको क्लबिंग में इंप्रूव करना चाह रहा हूं, क्योंकि क्लबिंग की जरूरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी 21 नंबर क्वेश्चन में, क्लबिंग की जरूरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी 19 नंबर क्वेश्चन में, 18 में, राइट, 17 में, तो क्लबिंग की जरूरत तो हमें पड़ेगी। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।